हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 6 जो है आपका अभिवृत्ति और सामाजिक संज्ञान। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 7 से 8 सवाल पूछे गए थे। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट और नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको 1500 प्लस प्रैक्टिस सेट और एनसीईआरटी क्लास 11-12 का 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर, जो कि आपके 100% सिलेबस कवर हो जाता है आपके बीपीएससी और स्टेट का। लेने के लिए आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपके पास काफ़ी कम टाइम है। आपका हो मैक्सिमम चांस है बीपीएससी 3.0 का 5 अप्रैल का पेपर होने का। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप एनसीईआरटी 11-12 ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, जो कि मैंने वीडियो में अभी तक करा चुका हूँ। क्लास 11 खत्म हो चुका है और 1 से 2 दिन में आपका क्लास 12 का भी वीडियो खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइज़। अगर आप इसका नोट्स लेते हो सिर्फ़ आपको 151 रुपीज़ में आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का नोट्स मिल जाएगा, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा सही है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है, मनोवृत्ति जन्मजात होती है। मनोवृत्ति का इंग्लिश होता है एटीट्यूड, ठीक है? याद रखिएगा, मनोवृत्ति बोलो या इसे अभिवृत्ति बोलो, दोनों आपका सेम होता है। सेकंड ऑप्शन है, मनोवृत्ति विश्वास से अधिक टिकाऊ है। थर्ड ऑप्शन है, मनोवृत्ति के 3 घटक संज्ञान, भाव और क्रिया होते हैं। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं और संज्ञान, भाव और क्रिया। एक तरह से देखो तो इसमें भी गलत है, क्योंकि आपके 3 जो घटक होते हैं वो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और आपके अफेक्टिव होता है। एक हो गया आपका कॉग्निटिव, दूसरा हो गया अफेक्टिव और तीसरा जो होता है आपका वो होता है संज्ञानात्मक। जिसे कि पहला ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। पहला कॉग्निटिव, इसे आप नोट डाउन कर लेना, जिसे कि इंग्लिश में संज्ञानात्मक कहते हैं। दूसरा होता है भावनात्मक, जिसे अफेक्टिव कहते हैं। और तीसरा होता है व्यवहार। व्यवहार को क्या कहते हैं? बिहेवियर। ये आपका 3 घटक होते हैं मनोवृत्ति के, जिसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। मैं तीनों के बारे में अच्छे से समझाऊँगा, लेकिन इसका जो आंसर सी टिक आउट किया है, इसका भी आंसर सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि तीनों जो ऑप्शन है, तीनों आपका गलत है। यहाँ पर क्रिया अगर नहीं लिखा होता, यहाँ पर बिहेवियर लिखा होता, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनोवृत्ति होता क्या है, एटीट्यूड किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा, एटीट्यूड एक आदर्श शब्द है जिसका व्यवहार हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, इसकी एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे हो सकता है? जैसे कि किसी भी काम करने जाते हो तो आपके अंदर एक विश्वास होता है कि आप ये काम कर लोगे। प्रेम, कर्तव्य, हमेशा आगे बढ़ने की सोच आपको एटीट्यूड पॉजिटिव कहलाती है। एटीट्यूड नेगेटिव क्या होता है? तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी कमियाँ गिनाने लगते हैं। अगर आपसे पूछ लो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो आप उसका आंसर बताने से पहले आप ऐसा बोलोगे कि मेरे पास संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास काफ़ी कम टाइम मिल रहा है, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ? मेरे पास तो बुक नहीं है। पढ़ने वालों के लिए, जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं, वो कहीं से भी अपना बुक, नोट्स का व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जिनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होगा, उनके पास बहुत सारी कमियाँ होती हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं ना करने का। तो इस ये सब कुछ आता है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर, जो कि आपकी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के अंदर होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आपका नज़रिया अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है? इसके 3 घटक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला अफेक्टिव, जिससे कि आप भावनात्मक,
दूसरा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक और तीसरा बिहेवियर जो कि आपका व्यवहार होगा। ठीक है? इसे शॉर्ट फॉर्म में कैब भी बोलते हैं, कैब। और कहीं-कहीं पे आपने एबीसी भी नाम से सुना होगा, एबीसी। एबीसी अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव। कैब मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। कहीं भी अगर लिखा हो एबीसी तो आप समझ लेना अफेक्टिव, बिहेवियर और कॉग्निटिव के बारे में बात किया जा रहा है। या कैब लिख ले तो भी इसका मतलब सेम हुआ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। ठीक है? अब एक-एक को क्लियर करते हैं कि अफेक्टिव होता क्या है? मतलब भावनात्मक किसे कहते हैं? तो भावनात्मक इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के बारे में कैसा महसूस करता है, वो आपके अफेक्टिव कॉग्निटिव के अंदर आएगा। वही बात की जाए आपके कॉग्निटिव के, तो व्यवहार संज्ञानात्मक का, तो जिसे आप इंग्लिश में कॉग्निटिव कहते हैं। इससे पहलू को परिभाषित करता है कि कोई व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है, उसके विषय के बारे में कैसा सोचता है। मतलब अगर आप किसी के इंसान या अपने दोस्त या अपने किसी भी रिलेटिव के बारे में आपका नज़रिया कैसा है, आप उसको लेकर क्या संज्ञान लेते हो, उसके प्रति आपकी सोच क्या है, ये सब कुछ आपके संज्ञानात्मक के अंदर आता है। वही बात की जाए व्यवहारवाद की, तो इस घटक को किसी की दृष्टिकोण की वस्तु, किसी को व्यक्ति को कैसा व्यवहार करता है, उस पे आप जज करते हो। आपका दोस्त है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, वो सब कुछ आपके बिहेवियर के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको मनोवृत्ति, एटीट्यूड समझ आ चुका होगा। एटीट्यूड आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक नेगेटिव और आपका एक पॉजिटिव। और इसके 3 घटक होते हैं, 3 स्टेज होते हैं, संज्ञान, भाव और व्यवहार। क्रिया आपका नहीं होता है, 3 होते हैं, संज्ञान, भाव और व्यवहार। एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जो एग्ज़ाम का बहाना बनाते हैं, हाउसवाइफ़ के बहाना बनाते हैं कि मेरे पास काफ़ी कम टाइम है, जो आप लोग में से मैक्सिमम लोग बनाते हो। मेरे पास जितने भी हाउसवाइफ़ का कॉल आता है, उसमें से 75% वो लोग यही बात बहाने बनाते हैं कि उनके पास काफ़ी कम टाइम है, काम करने से फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास सोने का टाइम प्रॉपर मिलता है। वो लोग सोने से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन पढ़ाई से, लेकिन उनके पास काफ़ी कम टाइम होता है, जो कि आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है। तो आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम है, 5 अप्रैल को मैक्सिमम चांस है आपका पेपर होने का, जो कि नहीं होना चाहिए। ना होने के पीछे रीज़न ये है कि जहाँ से आपका पेपर लीक हुआ था, मैक्सिमम चांस है किसी भी क्वेश्चन पेपर को जब रेडी करने के लिए किसी भी प्रिंट में भेजा जाता है, तो 15 से 20 दिन पहले आपके क्वेश्चन पेपर को रेडी करके प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है, जो कि कोलकाता प्रिंटिंग हाउस में भेजा गया था और वहीं से आपका पेपर लीक हुआ था। तो आप खुद सोचो, पेपर रेडी होने से पहले 15 से 20 दिन पहले जब भेजा गया होगा, तो वहाँ से पेन ड्राइव से जो क्वेश्चन लिंक हुए थे, जो शेयर हुए थे, तो वो आपके 9, 10, 11, 12 का क्वेश्चन भी उनके पास गया होगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपका पेपर 5 अप्रैल को नहीं होना चाहिए, इसका डेट आगे बढ़ना चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चे हड़ताल भी कर रहे हैं। इसको लेकर धरना भी दे रहे हैं कि आपका पेपर का डेट जो है उसे एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए। अब देखते हैं कि आपका पेपर 1 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर का डेट आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप लोग सीरियस होकर 5 अप्रैल को डेट मानकर अपना तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इससे अच्छा शानदार मौका कहीं नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके थोड़ा-सा जो हाउसवाइफ़ हैं, किसी को अपने घर पे बुलाकर उनसे काम करवा लीजिए। 100-200 रुपया किसी को मैट रखकर उसको दे दीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जब आपका जॉब हो जाएगा तो आप खुद उस टाइम अच्छा फ़ील करोगे और कितने सारे आप पैसा किसी को रखकर भी अपने जॉब को, अपने काम को करा सकते हो। तो उससे अच्छा है कि अपने एग्ज़ाम से पहले किसी को 200-300 रुपए देकर किसी मेट को हायर करके अपने काम को निकलवाइए और अपने पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 दिन है, उसमें भी आपका फेस्टिवल सीज़न है, तो किसी का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इसलिए और शायद फेस्टिवल सीज़न में मैं भी वीडियो ना दे पाऊँ, क्योंकि मुझे भी घर पे सारे लोग आते हैं, तो मैं भी क्लास ना दे पाऊँ रेगुलर। तो इसलिए आप लोग जितना हो कम से कम जितने लोग वीडियो देखते हो, एनसीईआरटी कंप्लीट ज़रूर करके जाना। बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए एक भी लोग पेपर देने मत जाना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग डी होगा और मैंने आपको मनोवृत्ति, एटीट्यूड अच्छे से समझा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व धारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? पहला ऑप्शन है संबद्धता, वैरभाव, आवेष्टन या ऑप्शन डी है सम्मोहन।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, अवेस्टन। थर्ड क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के कितने संगठन या कंपोनर होते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि 3 होते हैं। कौन-कौन सा? जिसे आप कैप बोल सकते हो या एबीसी बोल सकते हो। एबीसी करके याद रखना, या कैप जो आप बुक करते हो, कार जो बुक करते हो कैब ओला पर, उबर पे, उसको कैप कहते हैं। और नहीं तो एबीसी नाम से भी याद कर सकते हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर। इसे ज़रूर याद रखना, 100% ये सवाल आपके पेपर में पूछे जाएँगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र कौन-सा है? पहला ऑप्शन है भाषा विकास, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तित्व, थर्ड ऑप्शन है अभिवृद्धि मापन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। थर्स्टन आपने नाम सुना होगा सीटेट में, या फिर आपने बीएड में नाम सुना होगा थर्स्टन का, जिन्होंने अभिवृद्धि के मापन का स्केल दिया था, जिसे कि थर्स्टन स्केल ऑफ मेजरमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे याद रखना, थर्स्टन स्केल। थर्स्टन एटीट्यूड स्केल लिख लो, सबसे बेटर रहेगा यहाँ पर। एटीट्यूड, थर्स्टन एटीट्यूड स्केल, उन्होंने मापन दिया था आपके अभिवृद्धि मापन का, जो आपको आपका एटीट्यूड जो होता है उसको मेजरमेंट करने का काम किया था आपके थर्स्टन साहब ने। इसे आप याद रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा, इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्व धारणा मनोवृत्ति से कैसे डिफरेंट है? पहला ऑप्शन है बैरभाव दृष्टिकोण से, संबंधता दृष्टिकोण से, अवेस्टन दृष्टिकोण से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एक ही चीज़ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको बात करता है आपके दृष्टिकोण पे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु के प्रति आपका नज़रिया कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, वही आपका एटीट्यूड कहलाता है। और एटीट्यूड एक जो वर्ड है, इसी से आप पूरा इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ आपके नज़रिया और आपके दृष्टिकोण से डिपेंड करता है कि आप पूर्व धारणा को मनोवृत्ति से कैसे डिफरेंट पाते हैं। आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, जो कि जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है? मतलब एटीट्यूड से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, मत का निर्माण, मूल्यों में परिवर्तन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एटीट्यूड से तात्पर्य यही होता है कि व्यवहार में परिवर्तन, मतलब जो कोई भी इंसान है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई आपसे ना फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है उसके बिहेवियर पे। और जैसा सामने वाला बिहेव करता है, वैसा ही आपका आपका एटीट्यूड होता है। अगर आपका कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, तो जो आपका एटीट्यूड होगा, जो आपका बिहेवियर होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन सामने वाला अगर वो गलत टोन में बात करता है, तो आपका जो एटीट्यूड होगा, जो आपका बिहेवियर है, वो आपका बदल सकता है। तो सब कुछ बदलता है आपके व्यवहार पे, आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व ग्रह में घटकों की संख्या कितनी है? 3, 2, 5, या ऑप्शन डी है 4। तो जस्ट मैंने बताया 3, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोवृत्ति का निर्माण प्रभावित नहीं होता है। पहला ऑप्शन है श्रोता की विशेषताएं से, सेकंड ऑप्शन है आवश्यकता की पूर्ति से, विश्वसनीय सूचनाएं से, या ऑप्शन डी है सामाजिक सीखना से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व ग्रह में तेजी से कमी कब आता है? शिक्षा से, अंत समूह संपर्क, पूर्व ग्रह विरोधी प्रचार, या ऑप्शन डी है सामाजिक विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, अंत समूह संपर्क। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपके साइकोलॉजी में हमेशा पूछे जाते हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रति का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है जेपी दास, मोहम्मद सुलेमान, एस एम मोहसिन, या ऑप्शन डी है ए रहमान। अगर आपने एनसीईआरटी साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो आपने नाम सुना होगा एस एम मोहसिन, चाहे आप एनसीईआरटी क्लास 12 का हो, चाहे ग्रेजुएशन या पीजी में। अगर आपने साइकोलॉजी क्लास किया होगा, तो आपने एस एम मोहसिन का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि भारतीय मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और इनका फेमस दो स्तरीय, टू स्टेज, काफ़ी फेमस था, इसे आप ज़रूर याद रखना, टू स्टेज कंसेप्ट थ्योरी।
ठीक है? ये टू कंसेप्ट थ्योरी जो था इनका, ये आपके लक्ष्य और स्रोत के बारे में बताया जाता है। ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो टू स्टेज था एस एम मोहसिन का, उसमें वो क्या बताना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यदि आपका कोई फ़ेवरेट क्रिकेटर, जैसे कि बहुत लोग का फ़ेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। अगर विराट कोहली किसी पेप्सी का या किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करता है, तो इस प्रकार आप पेप्सी पीना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी किसी का आइडियल होता है, अगर वो किसी का न कॉपी करता है या किसी को अपना आदर्श मानता है, जिसको फ़ॉलो करता है, अगर वो किसी भी ऐड का या किसी भी चीज़ का वो प्रचार करता है, तो उसे आप कॉपी करते हो। चाहे किसी को स्मोकिंग करना हो, देखकर बहुत लोग सलमान खान जो स्मोकिंग करता था, उसको देखकर स्मोकिंग करना सीख गए। कितने लोग ऐड करते हैं ड्रिंक करने का, कुछ और करने का, तो उसको देखकर वो कॉपी करते हैं। लेकिन जब अगर वो विराट कोहली को ऐसा लगे, एहसास हो जाए कि पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का या किसी भी प्रचार करने का अगर उसका कोई नुकसान है, उससे जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? अगर वो विराट कोहली को ऐसा एहसास हो कि जो मैं ऐड कर रहा हूँ, वो मेरे फ़ैन को हानिकारक पहुँचा सकता है, भले वो कोल्ड ड्रिंक कभी ना पिया हो, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पीने का एक्टिंग करके आपको दिखाकर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान होगा, अच्छा क्रिकेटर होगा, अगर उसको लगे कि नहीं कोल्ड ड्रिंक पीना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उस कोल्ड ड्रिंक को ऐड करना बंद कर देगा। और जो कि आपकी हैबिट में आप भी उसे बंद कर दोगे पीना, जो कि आपके हैबिट में वो सुधार आएगा। ठीक है? तो जो आप किसी चीज़ को एक लक्ष्य हो गया गोल, ठीक है? एक हो गया आपका श्रोता, ठीक है? तो गोल क्या है? गोल आपका जो था विराट कोहली का, वो आपका फ़ॉलो कर रहे थे उसको, वो आपके लिए विराट कोहली गोल हो सकता है और श्रोता कौन है? श्रोता आप हो, जो कि आप गोल को फ़ोकस कर रहे हो, विराट कोहली को फ़ोकस कर रहे हो। ये सब कुछ आपके टू कंसेप्ट थ्योरी के अंदर बताए थे डॉक्टर एम एस मोहसिन, ठीक है? जो कि गोल अच्छा भी हो सकता है और आपका बुरा भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल से ये बात समझ आ चुकी होगी, एस एम मोहसिन क्या बताना चाहते हैं आपके टू कंसेप्ट स्टेज के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूर्व ग्रह एक प्रकार का क्या है? मनोवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, इमोशन है या ऑप्शन डी है प्रेरणा का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पूर्व ग्रह एक मनोवृत्ति का एटीट्यूड का एक प्रकार माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति के घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है भावात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या ऑप्शन डी है क्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर गलत दिया है। जो भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं यहाँ पर अपना चेंज कर लेना। इसका राइट आंसर डी होगा। डी क्यों होगा? जस्ट मैंने आपको बताया था कैव या एबीसी। ठीक है? कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, व्यवहार मतलब बिहेवियर और अफेक्टिव मतलब भावात्मक। तो क्रियात्मक ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एटीट्यूड का स्टेज नहीं है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टिक आउट कर लीजिएगा, और जिनके पास प्रैक्टिस सेट है वो आप लोग सुधार इसे जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन कारक पूर्व धारणा को कम नहीं करता? पहला ऑप्शन है शिक्षा, रूढ़िवाद, पूर्वग्रह विरोधी प्रचार या ऑप्शन डी है अंध समूह संपर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रूढ़िबद्ध जो होता है आपका, रूढ़िबद्ध को क्या कहते हैं? कल्चरल। ठीक है? जैसे कि रूढ़िबद्धता होता है कि आपकी पुरानी सोच, जैसे कि हम पहले के घर में, पहले के समाज में जैसे कि अंधविश्वास कुछ होते थे, या फिर कुछ रूढ़िबद्धता थी कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। ये सब कुछ आपके रूढ़िवादिता के अंदर आता है, जो कि आपके पूर्व धारणा को वो कम नहीं करता, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है? तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोवृत्ति का विकास सबसे ज़्यादा प्रभावित कब होता है? बुद्धि से, परिवार से, आयु से या ऑप्शन डी है जाति से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जब मनोवृत्ति जो होता है आपके जन्मजात जात नहीं होता है। सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लेना। जो आपका एटीट्यूड होता है, जो मनोवृत्ति होती है, अभिवृत्ति होती है, वो आपका जन्मजात नहीं होता है। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, तो आप जब सबसे पहले बच्चा कहाँ पे बड़ा होता है? परिवार में, जो कि आपके
मम्मी-पापा हुए, भाई-बहन, दादा-दादी, अंकल-आंटी ये सब चीज़ आप उनसे सीखते हो। आपका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर देखकर वो सब कुछ आपके अंदर विकसित होता है। किसी भी इंसान के अंदर वो जन्मजात पैदा नहीं होता है मनोवृत्ति, ये सब जन्म लेने के बाद ही आप सीखते हो अपने परिवार से। उसके बाद आप जाति से, आयु से, बुद्धि से, लेकिन आपसे सबसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक अफ़ेक्ट कब होता है? तो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट आपके परिवार से होता है, इसे याद रखना, क्योंकि आपसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एस्कीमा क्या है? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि एस्कीमा क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ एस्कीमा क्या है? एस्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है। जो भी आप किसी चीज़ को देखते हो, तो आपके एस्कीमा के अंदर वो स्टोर होता है। ठीक है? उसको बाद में जाकर आप उसे एसिमिलेट करते हो या उसे एक्कोमोडेशन कहते हो, समायोजन करते हो या उसे अनुकूलन कहते हो। ठीक है? एस्कीमा जो भी आप सामने कुछ भी चीज़ को देखते हो, उसे कैप्चर करना, मेमोराइज़ करना एस्कीमा कहलाता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्कीमा वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो जीन पियाजे ने किया था, अपने थ्योरी के अंदर, संज्ञानात्मक थ्योरी के सिद्धांत के अंदर। ये सारे फैक्ट्स इसे ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? पहला ऑप्शन है समूह की सदस्यता, समूह के साथ संबद्धता, समूह का प्रभाव या ऑप्शन डी है समूह का आकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समूह का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको वंचित अवस्था माना जाता है, जो ग्रुप ऑफ स्टेज कहते हैं, ठीक है? जो कि आपके एक 11 साल से लेकर 19 साल मैक्सिमम स्टेज कहा जाता है ग्रुपिंग का, जिसमें आप संगत में आप रहते हो और संगत में सबसे ज़्यादा उस टाइम आप साथ बिताते हो, जिसको कहा जाता है समूह का प्रभाव। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ग्रुप ऑफ स्टेज अपने पियाजे साहब ने भी 11 से लेकर 17 स्टेज के बारे में कहा था, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज़्यादा आपका फ्रेंड का सर्किल होता है, सबसे ज़्यादा दोस्ती आपका होता है। इसे गैंग भी कहते हैं, ठीक है? गैंग ऑफ ग्रुप। तो ये सब कुछ आता है समूह के प्रभाव के अंदर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनोवृत्ति के भावनात्मक संगठन से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव से, ऑप्शन बी है मनोवृत्ति वस्तु के प्रति इमोशन से। तो मैंने आपको जब मनोवृत्ति का डेफिनेशन दिया था, उसमें ही बताया था आपको, जो आपका मनोवृत्ति होता है वो आपके भाव और आपके इमोशन के दृष्टिकोण पे, नज़रिया पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन में आपका दोनों से यहाँ पर बी से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका गलत लिखा गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी। ठीक है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर मानिएगा। मनोवृत्ति वस्तु के भाव से और उसके इमोशन से आपके डिपेंड करता है, आपका दृष्टिकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक आवृत्ति को क्या कहते हैं? आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक आज के ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपका फेस्टिवल सीज़न है, तो पता ना बाद में कंप्लीट हो ना पाए। तो मैं आपका, जैसे कि मैंने आपसे वादा भी किया था, आपके एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँगा। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूँ। तो बस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि आज मैं अपने स्कूल का छुट्टी लेकर आपको आज कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं आज स्कूल नहीं गया, क्योंकि कल का वीडियो आपको दे नहीं पाया। ठीक है? कल कुछ रीज़न थे, मैं काफ़ी लेट से आया था, इसलिए कल आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए आज मैंने छुट्टी का लीव लिया हुआ है और आपको क्लास करा रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विशेष समूह के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, अभिरुचि, पूर्वग्रह या ऑप्शन डी है विलक्षणता। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जो कि आपका नेगेटिव होता है, वो होता है पूर्वग्रह, जो कि आपके कल्चरल जो होते हैं दृष्टिकोण था, जो पहले के जो नेगेटिव होता है, जो पहले से बीत चुका है पूर्वग्रह, वो आपके नेगेटिव का काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि रूढ़ि युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लिटन ने, थर्स्टन ने, वाल्टर लिपमैन ने या ऑप्शन डी है
अल्बर्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका 19 हो जाएगा, 19 का ए। एक ऑप्शन में क्या था? लिंटन, ठीक है? इनका नाम याद रखना और आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ि युक्ति होता क्या है। तो रूढ़ि युक्ति किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में ऐसी मानसिक प्रतिमा जिसके आधार पर हम उस वर्ग के व्यक्तियों में गंदे भाव से देखते हैं और उन्हें आरोपित करते हैं। जैसे कि दलितों के बारे में जो आपके उच्च जाति के लोग होते हैं, उनके मन में एक विशेष प्रतिमा बन गई है, एक गलत धारणा बन गया है, जिसके आधार पर उनको गंदे, अनपढ़, कमज़ोर आदि उनको समझते हैं, जो कि एक गलत विचारधारा है। दुनिया कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गया, लेकिन जो कि बड़े समाज हैं, जो छोटे लोग हैं, उनकी सोच अभी तक विकसित नहीं हुई है। ये सब कुछ आपके आता है रूढ़ि युक्ति के अंदर, जिसको सबसे पहले प्रयोग किया था लिंटन ने। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है? यहाँ पर सुधार कर लेना। वाल्टर लिपमैन, ठीक है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वाल्टर लिपमैन। इनका नाम आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति का विशेषता नहीं है? आपको ऑप्शन देखना है, मानसिक प्रतिभा, पूर्ण सम्मत विश्वास, अंतरजित सामान्यकरण, या ऑप्शन डी है स्थान पत्र या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण। तो आपको बताना है कि रूढ़ि युक्ति का कौन सा विशेषता एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सम्मत विश्वास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? पहला ऑप्शन है मित्रता, आक्रमण, सहयोग, या ऑप्शन डी है सामाजिक विभेदन। आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी सोशल बिहेवियर कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए डी हो जाएगा, सामाजिक विभेदन। क्योंकि प्राइमरी में आपका जो आता है सबसे पहले, ठीक है, आपका फैमिली आता है, आपका दोस्त आते हैं और आपके रिलेटिव आते हैं प्राइमरी में। जो कि आपका सामाजिक विभेदन है, ये आपका सेकेंडरी में आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, कैव और एबीसी। तो कौन सा इसमें डिफरेंट है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मनोवृत्ति एटीट्यूड का स्टेज नहीं है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहार परक, ये आपके 3 स्टेज हैं मनोवृत्ति के। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अधिरूप, विकृति, दर्शक प्रभाव, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आदि रूप। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सामाजिक व्यवहार किसे कहा जाता है? जो आप समाज में रहते हो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जो सामाजिक नियम के अनुकूल होते हैं, या ऑप्शन बी जो सामाजिक नियम के प्रतिकूल होते हैं, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी जो व्यक्तियों की अपनी इच्छा के अनुकूल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने लोग ऑप्शन सी टिक आउट कर रहे हो, सारे आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी समाज नियम के प्रति आप अनुकूल होते हो, प्रतिकूल नहीं रहते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुकूल समाज में नहीं रह सकता। जो आपके समाज में रूल बनाए जाते हैं, जो आपके समाज में जैसे लोग होते हैं, उसके प्रकार आपको अनुकूल होना चाहिए, ना कि आप उसके अगेंस्ट या उसके प्रतिकूल हो सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनोवृत्ति का क्या अर्थ होता है? अगर अभी तक आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखा है, क्योंकि मैंने आपको मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति, एटीट्यूड, तीनों आपका एक वर्ड है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि अभी मनोवृत्ति का क्या अर्थ होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बौद्धिक योग्यता, संवेदनशीलता, सामाजिकता, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मनोवृत्ति आपकी बौद्धिकता, इमोशन, सामाजिक, इसकी बात नहीं करता है। मनोवृत्ति आपकी बात करता है आपके नज़रिए का,
आपके दृष्टिकोण का, कि आपके एटीट्यूड डिपेंड करता है सामने वाले के बिहेवियर पे और उसके आपके दृष्टिकोण पे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व धारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से डिफरेंट है? ये सवाल आप अभी तक थर्ड बार रिपीट हो चुका है, ठीक है? मैं अभी तक ये थर्ड बार मैं इसे बना रहा हूँ और अभी तक आपने स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो, तो बिना ऑप्शन देखे ऑप्शन सी टिक आउट आप कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है? पूर्व धारणा से मनोवृत्ति का दृष्टिकोण आपका अवेस्टर्न होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्व ग्रह एक प्रकार का क्या है? मनोवृत्ति का, मूल प्रवृत्ति का, या ऑप्शन सी है इमोशन का। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, पूर्व ग्रह एक मनोवृत्ति का एटीट्यूड का नेगेटिव एट्रीब्यूट है, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि आपके नेगेटिव एटीट्यूड माना जाता है पूर्व ग्रह मनोवृत्ति का। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? फिर से सवाल, क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व ग्रह जिसे आप प्री जस्टिस कहते हो के बारे में कौन सा कथन गलत है? मतलब आपको चार ऑप्शन है और आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कथन आपका गलत है इन चार ऑप्शन में। चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व ग्रह में हमेशा विभेद होता है, ऐसा गलत है, ठीक है? कोई भी आपका जो रूढ़िवादिता है उसमें हर चीज़ गलत नहीं है, उसमें बहुत चीज़ ऐसी हैं जो कि आपको सही बताई गई है। तो इसमें हमेशा विभेद नहीं होता, कभी-कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी हो सकता है। जैसे कि आपके जो पहले के जो लोग थे, उन्होंने बहुत सारी बताई थी, ऐसी बातें बताई हैं जैसे कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना, बड़ों का इज़्ज़त करना, किसी भी इंसान को चाहे बूढ़े हो चाहे बड़े हो उससे प्यार से बात करना। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो रूढ़िवादिता के अंदर आपको अच्छी बातें बताई गई हैं, ठीक है? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व ग्रह में हमेशा विभेद नहीं होता, उसमें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मनोवृत्ति पूर्व ग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? पहला ऑप्शन है विभेदन, संबद्धता, अवेष्टन, या ऑप्शन डी है विनम्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पूर्व ग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 2, तो जस्ट मैंने आपको बताया था 3 होती है, कौन-कौन से? कैब, ठीक है? या एबीसी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, मनोवृत्ति में सबसे ज़्यादा आपके प्रभाव आपके फैमिली पे देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। किस व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? ये भी सवाल आपका रिपीट है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा, ठीक है? आपका नकारात्मक पूछा जा रहा है जो कि आपके पूर्व ग्रह से रिलेटेड होता है। इसे आप ऑप्शन सी टिक आउट करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के सामाजिकरण में मॉडलिंग पर अधिक बल दिया है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ सामाजिकरण मॉडलिंग, ठीक है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था सामाजिक अधिगम, ठीक है? सामाजिक अधिगम, जो कि सामाजिकरण मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है और सामाजिक अधिगम के नाम से भी। किसने दिया था? तो बेंडूरा ने दिया था, ठीक है? बेंडूरा कौन है? तो बेंडूरा का जन्म आपके 4 दिसंबर 1925 में इनका जन्म हुआ था, जो अपना सिद्धांत दिए थे सामाजिक अधिगम थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी किस बारे में बात करती है? तो ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, उसका अधिकांश भाग हम दूसरों को देखकर और दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों के व्यवहार को देखते हैं। जैसे कि माता-पिता, परिवार, समाज, स्कूल, इन सब का व्यवहार को देखकर हम अनुकूलन करते हैं, उसको हम कॉपी करते हैं, उसका नकल करते हैं।
ये सब कुछ बताया गया था सामाजिक अधिगम के अंदर, जो कि आपके बेंडूरा साहब ने दिया था। बेंडूरा का जन्म भी पूछा जाता है पेपर में, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है? याद रखिएगा। सोशल लर्निंग थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? बेंडूरा ने। यहाँ पर आपको बता दूँ स्किनर ने कौन सा दिया था? तो स्किनर ने आपका ऑपरेंट दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे आप क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कॉलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कॉलर ने नैतिक का सिद्धांत दिया था, नैतिक का। ठीक है, तीन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे आप याद रखिएगा। बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, नोट डाउन कर लेना। बेंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे आप क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और कॉलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर आप उन्होंने 3 स्टेज बताए थे, और 3 स्टेज के अंदर उनके 2-2 सब स्टेज भी थे। स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। कॉलर ने प्रयोग आपने एक बानर पे किया था, ठीक है? उसका नाम क्या था? तो सारे लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 35, अभिवृद्धि एक प्रक्रिया है। संज्ञात्मक का, भावनात्मक का, क्रियात्मक का, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, और मुझे पता है कि आप गलती करोगे। क्यों गलती करोगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि अभिवृद्धि एक प्रक्रिया है संज्ञानात्मक का, भावनात्मक का, लेकिन क्रियात्मक का नहीं होगा, यहाँ पर होगा व्यवहार का। ठीक है? और इनमें से सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्रियात्मक ऑप्शन दिया गया है, तो इसलिए इनमें से सभी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसलिए इसमें इसका ऑप्शन ही गलत दिया गया है। अगर यहाँ पे बिहेवियर लिखा होता, तो आपका राइट आंसर डी होता। तो आप इसका आंसर क्या टिक आउट करोगे? तो कोई आंसर टिक आउट नहीं करना है। इसका राइट आंसर बस आप जान लो, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक आपके 3 अभिवृत्ति की एक प्रक्रिया है, जिसे आप कैफ या एबीसी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बैलेंस मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? पहला ऑप्शन है मोहसिन, पेस्टिंगर, हाइडर, या ऑप्शन डी है स्किनर। इसे याद रखिएगा, बैलेंस मॉडल किसने दिया था? तो बैलेंस मॉडल आपके हाइडर साहब ने दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, मनोवृत्ति निर्माण प्राप्त कब नहीं होता? पहला ऑप्शन है सामाजिक सीखना, श्रोता की विशेषताएं, विश्वसनीय सूचनाएं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्रोता की विशेषताएं कभी भी प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 38, प्री जस्टिस में कमी क्या नहीं आता? शिक्षा से, पूर्वग्रह विरोधी प्रचार से, अंत संपूर्ण संपर्क से, या रूढ़ि युक्ति से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रूढ़ि युक्ति से आपके प्री जस्टिस में कोई कमी नहीं आता। समाज मनोविज्ञान है। समाज मनोविज्ञान किसका है आपको ये बताना है। शुद्ध मनोविज्ञान, व्यवहार परक मनोविज्ञान, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्री जस्टिस का मुख्य आधार क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, शिक्षा का अभाव, या ऑप्शन डी है आर्थिक टकराव। जो आपका प्री जस्टिस होता है, जो कि आपका पूर्व धारणा होता है, वो आपके प्राइमरी सामाजिकरण के अंदर काउंट किया जाता है, जो कि आपके फैमिली, रिलेटिव और आपके चाचा चाची जो भी हैं, ये सब आपके काउंट होते हैं प्राथमिक प्राइमरी सोशल के अंदर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आपको बताना है कि पूर्व धारणा को दूर करने का प्रभावी उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक समानता, समायोजित प्राथमिक सामाजिकरण, समुचित शिक्षा, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। क्योंकि आपके जो पूर्व धारणा है, जो कि आपके पहले की जो सोच है, अगर आप उसको दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए आर्थिक समानता होना चाहिए, समुचित प्राथमिक सामाजिकरण, जो कि आपका प्राइमरी सोशल है, उसको समुचित करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, और सब कुछ तभी चेंज हो सकता है जो कि आपका शिक्षा, आपका
जो नॉलेज है, जो आपकी एजुकेशन है, जब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं लिखोगे, तो आपका सोच आगे नहीं बदल सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एजुकेशन आपको कंपल्सरी है, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एजुकेशन लेना चाहिए। एजुकेशन से आपका सोच और आपका मन और आपका देखने का नज़रिया सब कुछ बदल जाता है और आप सही और गलत में जाँच कर सकते हो, उसे परख सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में जाति पूर्वधारणा को निम्नलिखित में कौन-सा कारण माना गया है? पहला ऑप्शन है संस्कृति, धर्म, राजनीति या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसको राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि आपकी कुछ संस्कृति है, जो कि आपके गलत है। संस्कृत में कुछ और लिखे गए हैं, लेकिन लोगों ने उसको मॉडिफ़ाई करके कुछ और ही संस्कृति बना दिया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई, हर धर्म में ऐसा आपको देखने को मिलता है, कोई लिखा कुछ और है और उसको मॉडिफ़ाई करके कुछ और गलत संस्कृत बना दिए गए हैं। धर्म कभी भी आपको गलत करने को नहीं बोला जाता है, कहीं-कहीं पर कुछ धर्म के जो पहले अनुसार थे उसमें कुछ अच्छी चीज़ नहीं थी जो आपके टाइम टू टाइम उसे चेंज कर दिया गया है। और राजनीति सबसे गंदा होता है। राजनीति आपको पूर्व धारणाओं को लेकर और आपने बीच में लड़ाने का काम करता है राजनीति। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पूर्व ग्रह एक प्रकार का क्या है? पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति, प्रेरणा, इमोशन या ऑप्शन डी है गुस्सा। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, पूर्वग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति है, जो कि आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है एटीट्यूड का, इसे याद रखना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 6 में आपके टोटल 43 क्वेश्चन थे, तो आज के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 6 कंप्लीट करा दिया। आप लोग के लिए मैंने स्कूल का लीव लिया था कि मैं आपको साइकोलॉजी पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दूँ और 1 से 2 दिन के अंदर आपका एनसीईआरटी 12 कंप्लीट हो जाएगा। जो कि आपसे मैंने वादा किया था एनसीईआरटी 11-12 का एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा दूँगा, वो भी सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर नहीं बताकर आपको अच्छे से समझाकर, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हो और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया है, अगर उसमें अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेरा जो खुद का पर्सनल नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। क्योंकि हर किसी का कॉल रिस्पॉन्स कर पाना मुश्किल है और ख़ासकर फेस्टिवल सीज़न है, तो बहुत सारे लोग घर पे आएँगे, जाएँगे, तो हर किसी का कॉल अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, आपको ज़रूर मदद की जाएगी, आपको डाउट को ज़रूर मैं क्लियर करूँगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोग के लिए और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके और अपना वैल्यूएबल कमेंट, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कुछ तारीफ़ें हो चाहे बुराई हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।